आज घर का माहौल बड़ी ही गहमा-गहमी वाला था। अचानक एक साथ पूरा परिवार यहाँ मौजूद था। न सिर्फ रोशनी के ससुराल का बल्कि उसके मायके का भी। वह परिवार जिसके सदस्यों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, आज अचानक यहाँ सब इकट्ठे हो गए थे। रोशनी की परेशानियों को न सुनने वाला परिवार आज सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर ही अपने अपने घरों से निकलकर यहाँ आ गए। जिसे जो मन में आ रहा था वह बोल रहा था। ससुराल वाले अपनी तरफ से शिकायत करते और मायके वाले अपनी तरफ से जवाब देते। दोनों तरफ माहौल गर्म था। सब उसे बड़े हॉल में बैठकर अपने मन की भड़ास निकाले जा रहे थे और रोशनी वह एक कोने में चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। उसकी नज़रें अभी भी फर्श पर थी। वह किसी को नज़र उठाकर देख भी नहीं रही थी या शायद देखना भी नहीं चाहती थी। एक साल पहले तक उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। माँ पापा की लाडली बेटी थी। घर में भैया भाभी दोनों थे। अभी अपने ग्रेजुएशन के पहले साल में थी। उसी दिन जब वह कॉलेज से लौटकर आई तो घर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी। किसी ने बताया कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। सुनते ही बदहवास सी घर के अंदर दौड़ी। भाभी घर में अकेले थी। थोड़ी देर बाद भैया की कार घर के बाहर आकर रुकी। उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस आकर रुकी। वहां उसमें से 2 डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया। मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके थे और यहाँ रोशनी की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। 15 दिन तो क्रियाक्रम में निकल गए, पर उसके बाद भाभी और भैया का व्यवहार उसके लिए बदलने लगा। कहाँ तो वह घर की लाडली बेटी थी, पर अब हालात वैसे ना थे। भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, ये कहकर कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो और ज़माना खराब है, हम तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने देंगे। घर का काम सीखो, ससुराल में यही काम आएगा। 2-3 महीने होते होते भाभी ने उसकी शादी की रट लगा दी। बड़ी मुश्किल से भैया भाभी मम्मी पापा की छमाई तक रुके थे। जैसे ही मम्मी पापा की छमाई हुई, आनन फानन में भैया ने बिना किसी पूछताछ के धीरज के साथ उसका विवाह कर दिया। धीरज उम्र में रोशनी से 8 साल बड़ा था। वह घर का बड़ा बेटा था। अपने पिता के साथ कपड़ों का व्यापार करता था। उसका परिवार भी बड़ा रूढ़िवादी था। घर में सास ससुर और एक कुंवारी ननद थी। ननद नेहा 25 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। 20 वर्षीय रोशनी उस घर की बहू तो बनकर आ गई, लेकिन उसके साथ उसके परिवार वालों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सारे नियम कायदे रोशनी के लिए बना दिए गए। सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती और उसके बावजूद भी 10 ताने सुनती। जरा सी कमी रह जाने पर सास सबके सामने ही लताड़ देती, पर मजाल की घर का कोई सदस्य कुछ कह जाए। शादी के कुछ दिन बाद ही रोशनी अपने कमरे में थी। सास कुंती जी बाहर किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी और नेहा टीवी पर तेज आवाज में गाने सुनते सुनते मूंगफली खा रही थी, पर छिलके वही हाल में फर्श पर फेंके जा रही थी। तभी ससुर जी और धीरज कुछ मेहमानों के साथ घर में दाखिल हुए। हॉल में फैले हुए कचरे और टीवी की तेज आवाज़ से ससुर जी और धीरज झेप गए। वही मेहमान भी चुपचाप खड़े रह गए, पर नेहा का ध्यान अभी भी दरवाजे पर नहीं गया। धीरज ने 1-2 बार आवाज़ लगाई, लेकिन तेज आवाज़ में नेहा ने सुना नहीं। ससुर जी ने इशारा किया तो धीरज ने जाकर टीवी बंद किया। तब जाकर नेहा का ध्यान उनकी तरफ गया। आखिर शक पकाती हुई वह वहां से उठी और कचरा ऐसे ही छोड़कर कमरे में चली गई। मुकुल अंदर रोशनी को बुलाने चला गया और ससुर जी मेहमानों को लेकर बरामदे में खड़े हो गए। रोशनी ने फटाफट जाकर हॉल की सफाई की। तब धीरज ने मेहमानों को अंदर बुलाया। इतने में कुंती जी भी पड़ोस से आ गई। चाय नाश्ता कर मेहमान वहां से चलते बने, लेकिन उसके बाद ससुर जी ने कुंती जी को सुनाने में कसर भी नहीं छोड़ी। जब तुम्हें फ़ोन करके कह दिया था कि घर में नेहा को देखने मेहमान आने वाले हैं, तो घर की सफाई तो रखनी चाहिए थी। तुम लोगों की बेवकूफ़ी के कारण कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कुंती जी ने कहा, अरे जब आपने फ़ोन किया था तो मैं पड़ोस के घर पर थी।
पर जब मैं यहाँ से गई थी तो पूरी साफ सफाई थी। हाँ, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं ना, जो घर फैला देते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, क्या इज्जत रह गई हमारी। जाते जाते भी वही लोग जवाब दे गए कि सोच कर बताएंगे। भला ऐसे फुहड़ घर की लड़की को कौन अपनी बहू बनाएगा। ससुर जी तो सुनाकर वापस अपनी दुकान पर चले गए, लेकिन कुंती जी नेहा पर गुस्सा करने की जगह रोशनी पर गुस्सा करने लगी। देख, तेरे कारण हमें 10 बातें सुननी पड़ी, ऊपर से लोगों के सामने हमारी नाक कट गई। जब से ये मनहूस हमारे घर में आई है तब से कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही है। पर मैंने क्या किया मम्मी जी, वह तो नेहा दीदी। रोशनी इसके आगे बोल ही नहीं पाई। कुंती जी ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा शुरू कर दिया। मेरी बेटी को दोष दे रही हो, तेरी तरह मनहूस नहीं है, वह बहुत भागो वाली है। अपनी गलती उसके ऊपर मत डाल। बस उसके बाद घर का माहौल खराब हो गया। शाम को जब धीरज घर पर आया तो कुंती जी ने एक की दो लगाकर कही। उनकी बात सुनकर धीरज को भी गुस्सा आ गया और वह तमतमाता हुआ अपने कमरे में गया और रोशनी के गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। उसकी तो उसने एक बात भी नहीं सुनी। हमारे घर में रहना है तो हमारे तरीके से रहना पड़ेगा, वरना निकल जा यहाँ से अपने भाई के घर पर। धीरज के ये सब सुनकर रोशनी हैरान रह गई, पर घर में किसी ने एक शब्द नहीं कहा। यहाँ तक कि ससुर जी ने भी अपने बेटे को समझाना पसंद नहीं किया। रोशनी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना सामान पैक कर अपने मायके रवाना हो गई। उसे पूरी उम्मीद थी कि भाई तो उसका साथ देगा, पर यह सिर्फ एक कोरा झूठ साबित हुआ। रोशनी को अचानक मायके के दरवाजे पर देखकर भाई भाभी तिलमिला गए। भाभी ने तो घर में उसे घुसने भी नहीं दिया। वहीं दरवाजे पर खड़ी अपनी ननद पर चिल्लाते हुए बोली, अरे अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आ गई, जिंदगी भर क्या हमारी छाती पर ही मूंग दलेगी। अरे मैं भी ससुराल में रहती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह दोहरा चरित्र नहीं दिखाती, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी। रोशनी पहले से ही परेशान थी। भाभी की बात सुनकर उसे रोना आ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही भाई बोला, देख रोशनी, हमने तेरी शादी कर दी है, अब जीना है मरना है, जैसे भी रहना है, तुझे तेरे ससुराल में रहना है, हमें माफ कर कहते हुए भाई ने रोशनी के सामने हाथ जोड़ लिए। इसके आगे रोशनी कुछ कह नहीं पाई। इसके आगे तो रोशनी को कुछ सोच भी नहीं पाया। वह तो दरवाजे पर बुद्ध बनी खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद भाई अपनी कार में बैठाकर रोशनी को वापस ससुराल छोड़ आया। कुंती जी ने बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। बस वही एक लम्हा था जिसने रोशनी के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, साथ ही उसके ससुराल वालों के हाथ हमेशा के लिए खोल दिए। अब तो उसे परेशान करने में कुंती जी कोई कसर नहीं छोड़ती। बहू गई थी ना भाग करके, क्या हुआ, मायके वालों में धक्का मार के खुद ही छोड़ दिया। रोशनी सुनकर चुप रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। अब तो आए दिन धीरज उस पर हाथ उठाने लगा था। जानता था कि रोशनी जाएगी तो कहीं भी नहीं। अब तो घर की चक्की में पीसने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन आज रोशनी के माता पिता की पुण्यतिथि थी। रोशनी को रह रहकर उनकी बड़ी याद आ रही थी, पर फिर भी घर के काम तो करने ही थे, इसलिए चुपचाप अपने कामों में लगी हुई थी। शाम को सबको खाना खिलाने के बाद रोशनी ने गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा और वहीं रसोई में खड़ी हो गई। खड़े खड़े ही उसने अपने माता पिता के साथ वह दिन याद आने लगे जब वह उनके साथ बड़ी खुशी खुशी रहती थी। मन में विचार आने लगे कि आज मम्मी पापा जिंदा होते तो उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। वह अपने ख्यालों में इतना खो गई कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि गैस पर चढ़ा दूध उबलकर बाहर गिरने लगा है। इतने में कुंती जी रसोई में आ गई। हालांकि दूध थोड़ा बहुत ही उबलकर गिरा था, लेकिन उन्होंने इसी बात का हंगामा कर दिया, ये दूध क्या तेरे मायके वाले रख कर गए हैं यहाँ पर? पैसे नहीं लगता इसके जो नुकसान कर रही है मम्मी जी। वह आज मम्मी पापा की पुण्यतिथि थी तो इसलिए उनकी याद रोशनी ने कहना चाहा, पर उससे पहले ही कुंती जी बोली, अरे वाह, अपने मम्मी पापा की याद में आंसू बहा रही है और यहाँ जो हमारा नुकसान हो रहा है
उसकी भरपाई कौन, तेरे मरे हुए माता पिता करेंगे। ये बात रोशनी से सहन नहीं हो पाई और वह बोली, भला मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों घसीट रही हैं आप? गलती मैंने की है तो मुझे सुनाइए, मेरी मम्मी पापा को नहीं। ओहो, मम्मी पापा के नाम पर गूंगी बहू के मुंह में जबान आ गई। भूल गई कैसे तेरा भाई तुझे यहाँ छोड़कर गया था। कुंती जी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उनकी बात सुनकर रोशनी अपने कमरे में आ गई, लेकिन कुंती जी इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वह भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई और आते ही बोली, लगता है अभी कुछ दिन पहले पड़ी मार का असर कम हो गया है, आज फिर से डोज देना पड़ेगा तुझे। इतने में धीरज भी कमरे में आ गया और कुंती जी ने एक की दो लगाकर उसे हर बात कही। सुनकर धीरज बोला, बिना मार खाए तो ये कभी सीधे चल ही नहीं सकती, मैं इसे अभी बताता हूँ। कहते हुए धीरज रोशनी की तरफ बढ़ा और उसे जोरदार धक्का देकर मारा, जिसके कारण रोशनी पलंग पर जाकर गिरी। धीरज उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि रोशनी का हाथ पलंग पर पड़े धीरज के बेल्ट पर गया। उसने उसे उठाया और पलटकर धीरज को खींचकर उस बेल्ट से मारा। बेल्ट की मार पड़ते ही धीरज दूसरी तरफ जा गिरा और उसकी चीख निकल गई। यह देखकर कुंती जी जोर से चिल्लाई, हे भगवान, बहू ये क्या कर रही है? पर इस बार रोशनी रुकी नहीं। उसने उस बेल्ट से पलटकर 3-4 बार धीरज पर दोबारा पूरी हिम्मत के साथ वार किया। रोशनी के व्यवहार से धीरज बिल्कुल हैरान रह गया था, इसलिए अपने आप को संभाल भी नहीं पाया। कुंती जी रोशनी का हाथ पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपकी तो रोशनी ने उन्हें भी धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। अपने आप को संभालती हुई कुंती जी चिल्लाकर बोली, धीरज जल्दी बाहर निकल, तेरी पत्नी पर तो पता नहीं आज क्या भूत सवार हो गया है। अपनी माँ की बात सुनते ही धीरज जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ कमरे के बाहर की ओर भागा। उसने फटाफट कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और यहाँ पूरा परिवार इकट्ठा हो रखा था। रोशनी के भाई भाभी के आने के बाद ही कमरे का दरवाजा खोला गया और रोशनी को बाहर बुलाया गया। अभी रोशनी ये सब सोच रही थी कि उसकी भाभी ने उसके पास आकर उसकी बाँह को पकड़कर पूरी तरह से झकझोर दिया। आखिर चाहती क्या है तू? अपने माता पिता के साथ तू भी खत्म हो जाती तो कम से कम आज ये दिन तो देखने को नहीं मिलता। अरे लेकर जाओ इसे अभी के अभी। कितनी बुरी तरीके से मारा है मेरे बेटे को, देखो उसके शरीर पर नील के निशान तक पड़ गए। कुंती जी अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए बोली। तभी भैया हाथ जोड़कर खड़े होते हुए बोले, समधन जी मैं समझा रहा हूँ अपनी बहन को। भैया कुछ कहने के लिए उसके पास आए। इतने में रोशनी बोली, मुझे तलाक चाहिए, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती और ना ही इस परिवार के साथ। रोशनी की बात सुनकर भैया के पैर वहीं के वहीं रुक गए। लेकिन भाभी बोली, अच्छा तलाक लेकर जाएगी कहाँ? उस घर में तो मैं तुझे घुसने नहीं दूंगी। आप कौन होती हैं मुझे वहाँ आने से रोकने वाली? रोशनी ने धीरे से कहा तो भाभी चिल्लाते हुए बोली, वह मेरा घर है, वहाँ मेरी चलेगी, तेरी नहीं। भाभी की बात सुनकर रोशनी बोली, वह मेरे माता पिता का घर है, आपका नहीं। उस पर मेरा भी हक है और अब वह हक लेकर रहूंगी। बहुत सह लिया मैंने। अब तो ननद को अपना हक मांगते देखकर भाभी के पसीने छूटने लगे और उन्होंने पलटते हुए कहा, अरे लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। तुम्हारे भैया बात तो कर रहे हैं, फिर क्यों बेवजह बकवास किए जा रही हो? और फिर कुंती जी से पलटकर कहा, अरे समधन जी क्यों बेटे का घर बिगाड़ रही हो? आपकी नेहा के लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे अगर ये बात बाहर निकल गई तो। अब तो कुंती जी भी अपना सुर बदलने लगी, लेकिन रोशनी अपना दिल पक्का कर चुकी थी। वह बोली, मुझे आप लोगों की हमदर्दियों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे तलाक चाहिए और इनसे भरण पोषण के पैसे भी चाहिए। साथ ही मुझे मायके के मकान में अपना हक चाहिए। अब मैं किसी की मोहताज नहीं रहूंगी, अपने पैरों पर खुद खड़ी होऊंगी, कहकर रोशनी अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। जब अपना सामान पैक कर बाहर आई तो धीरज ने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन रोशनी ने कहा, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए वरना मुझे
पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं किसी भी तरीके से झुकने वाली नहीं हूँ। पुलिस का नाम सुनकर धीरज डरकर रास्ते से हट गया। रोशनी वहाँ से निकलकर सबसे पहले सुनार की दुकान पर पहुँची और अपने सोने की अंगूठी बेचकर पहले एक वकील हायर किया और सीधे अपने मायके वाले घर पहुँच गई। भाभी ने दरवाज़ा खोलने से इनकार किया तो पुलिस की मदद लेकर घर का दरवाज़ा खुलवाया और घर में दाखिल हो गई। रोशनी का अस्पष्ट रुख देखकर भाई भाभी ने अपने आप ही घर के मकान में उसे उसका हिस्सा दे दिया, जिससे उसके हिस्से में घर के 2 कमरे आए। एक कमरे में खुद रहने लगी और दूसरा कमरा किराए पर चढ़ा दिया। वहीं तलाक में आए भरण पोषण के पैसों से अपने आगे की पढ़ाई शुरू की, साथ ही आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज वह खुद एक वकील बन चुकी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।